अच्छा कार्यक्रम और एक अच्छी योजना बनाए। एक उद्देश्य जो हमारे प्रधानमंत्री के मन में रहा होगा, मैं जब कभी सोचता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कारण क्या है, हमें पता लगा कि 5 बिंदु हैं। मुझे जब लगता है कि जब मैं देश दुनिया को देखता हूँ और जिस प्रकार का माहौल पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है, मुझे एक चीज याद में आती है कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो इस धरती पे आई, रही, एक पीक तक पहुंची और उसके बाद वो पीक से नीचे गिरती गई। और आज दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस हमें देखने को नहीं मिलती, चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन हो या चाहे वो पर्शियन सिविलाइजेशन हो या चाहे वो ओरिजिनल अमेरिकन सिविलाइजेशन हो या रोम से भी पहले यूनान की जो सिविलाइजेशन थी, जबकि ये सबसे बड़ी समग्र सिविलाइजेशन अपने टाइम में रही। तो कभी कभी मन में आता है कि इन सारी सिविलाइजेशन के साथ हुआ क्यों। तो समझ में आती है एक बात कि हमारे इस पृथ्वी पे बहुत सारी एग्रेसिव सिविलाइजेशंस भी रही हैं, जिन्होंने अपने कालखंड के टाइम में जो नॉन एग्रेसिव सिविलाइजेशंस रही होंगी उनसे कम, उनको किस प्रकार से ध्वस्त कर दिया। जैसे प्रेडेटर होता है, जैसे शेर, जब शेर किसी शिकार को पकड़ता है, खाता है, तो वो शिकार भी शेर ही बन जाता है, क्योंकि इवेंचुअली वो शिकार जो है उसके जबड़े में आने के बाद कट जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है और शेर के डाइजेस्टिव प्रोसेस में मिक्स होने के बाद वो भी शेर बन जाता है। और जब वो शेर बन जाता है तो उस शिकार की कहानी खत्म हो जाती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि प्रेडेटरी सिविलाइजेशंस, जो ये एग्रेसिव सिविलाइजेशन रही हैं, प्रेडेटरी सिविलाइजेशन रही हैं, जिन्होंने नॉन एग्रेसिव सिविलाइजेशंस को इसी एक प्रेडेटर की तरह खाया और आज उन सिविलाइजेशंस का नाम निशान। और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा। जब तक भारत की सरहदें तक्षशिला और सिंध से भी आगे अफगानिस्तान तक पहुंचती थी, भारत भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और उस सिविलाइजेशन का कुछ खंड ऐसी ही प्रेडेटरी सिविलाइजेशंस के बलि चढ़ गया। ये बड़ा हो हमारे देश में ऐसे लोगों का, ऐसे वीरों का, जिन्होंने उस आक्रमण को उस क्षेत्र में आगे और आने नहीं दिया। और आज हम यहाँ उन्हीं के उन बलिदानों को के कारण से खड़े होके एक आजादी के इस जश्न को मना रहे हैं। कभी कभी मेरे मन में आता है सिंध जैसी सिविलाइजेशन, जो भारत के ही एक सिविलाइजेशन का हिस्सा थी, आज हमारे साथ नहीं। और वो सिविलाइजेशन किस प्रकार से एसिमिलेट हो गई है एक प्रेडेटरी सिविलाइजेशन के साथ, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को बचा के रखा, किसी शायर ने कहा है ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कुछ बात क्या थी, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से उन प्रेडेटरी सिविलाइजेशंस को और आगे बढ़ने नहीं दिया और आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि दुनिया में जो अब हो रहा है उसमें एक नए प्रकार के प्रेडेटर्स खड़े हो रहे हैं, नए स्वरूप में खड़े हो रहे हैं। आप दुनिया भर में कहीं भी देखें जो हो रहा है, और उसकी जरूरत भारत में भी देखने को मिलती है। और अगर आज
आज हमारी जो सिविलाइजेशन है, ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति का एक एक व्यक्ति अगर जागरूक ना हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को जिन्होंने 47 नहीं देखा है, जिन्होंने 57 नहीं देखा है, अगर वो ये ना समझे कि ये आजादी कितने संघर्षों के बाद और कितने बलिदानों के बाद और कैसे कॉलोनियल्स को बाहर निकालने के बाद हमें मिली है, तो आने वाले 25 वर्ष या 50 वर्ष कैसे होंगे, ये सोच के ही मन में बड़ा भय रहता है। दूसरी बात, हमारे इस आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे और भी वीर और बलिदानी हैं जिनका कभी जिक्र ही नहीं होता, क्योंकि 47 के बाद हमारी पुस्तकों में जो किसी नैरेटिव को सूट करता था, उस नैरेटिव को सूट करने वाले लोगों के ही नाम चलते हैं। मैं कभी कभी जो नाम खोजता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर बलिदानी और ऐसी ऐसी महिलाएं नहीं हैं। जब पहली बार गजनी ने भारत के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया था, या जब पहली बार गौरी ने भारत के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया था, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं, वो गुजरात से होते हुए, और बहुत लोगों को ये नहीं मालूम वो गुजरात से इसलिए आया था क्योंकि गुजरात में उस समय राजा नहीं था और राजा की विधवा थी, इसका नाम था नायकी देवी, और उसके मन में ये था कि सिंध तो अब अपना हो गया, तो यहाँ महिला है, इसको हराना परास्त करना बहुत आसान होगा, और इसलिए वो गुजरात से आया। और बहुत लोगों को हमारे देश में किताबों में कभी पढ़ाया नहीं जाता कि नायकी देवी की चतुराई और उसके जो वॉर टैक्टिक्स थे ऐसे थे कि उस आक्रमणकारी को भागना पड़ा। और उसी नायकी देवी की जो बेटी थी वो राजस्थान में ब्याही, जिसका नाम था पूमा देवी, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नाक चने चबा दिए। कश्मीर में थी कोटा रानी, जिसने वॉर के अंदर किस प्रकार से उसने उस समय के इन्वेडर्स को परास्त किया था। ऐसे ही हमारी अहिल्या है ना। हमारे यहाँ देश में आज भी बहुत लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि इस आजादी को पाने के लिए जिनका नाम हमने सुना है और जिनका नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, उन लोगों का योगदान और उनके कारण से आज हम यहाँ बैठे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में बन रहा है और उसका जो प्रभाव भारत में पड़ रहा है, अगर आज हम इसके प्रति सचेत नहीं होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी हमें बहुत कोसेगी और कहेगी कि तुम लोगों को जो विरासत में मिला था, तुम लोग उसको संभाल नहीं पाए, और आज जो तुम लोगों ने हमें दिया है उसका परिणाम ये है कि प्रेडेटरी सिविलाइजेशंस किस रूप में आकर एक अच्छी सिविलाइजेशन को डाइजेस्ट कर जाएंगी और हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाना, सेलिब्रेट करना और ऐसी नई गाथाओं को बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, देश के सामने लाना और निरंतर अपने आप को भी जगाना कि वो जो सामर्थ्य हमारे बीच में है, वो सामर्थ्य को पुनः हम लोग जगाएं, वो बहुत जरूरी है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है और मैं उसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी कहानी है, हम लोगों ने कई बार सुनी है कि एक जंगल में बहुत सारे बकरियां चल रही थी और इतने में एक शेरनी ने उसके ऊपर हमला किया, और जैसे ही शेरनी ने हमला किया तो पीछे से किसी हंटर ने, जो शिकारी था, उसने उस शेरनी को पकड़ा। वो शेरनी नहीं गिर गई, बकरियां मार रही थी और ये शेरनी ने मरते मरते एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। और शिकारी तो शेरनी को उठा के ले गया और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। वो जो झुंड था बकरियों का, उन्होंने उस शेरनी के उस बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गए। और वो जो बकरी का झुंड था, उसमें शेरनी का बच्चा भी पला पड़ने लगा। वो बकरियां भागती थी, वो बच्चा भी भागता था। वो कहीं और घास खाती थी, वो भी घास खाने निकल पड़ता था। और ऐसे करते करते वो बड़ा उन्हीं के बीच में हो गया। और स्वभाव था उसका भी स्वभाव वही हो गया था जो उन बकरियों का हो गया। तो एक दिन एक शेर ने
इनके ग्रुप में फिर से हमला कर दिया। कई सालों बाद तो बड़ा हो गया और ये सारी बकरियां फिर भागने लगी। लेकिन शेर जो था वो ये देख के परेशान हो रहा था, बकरियां तो ठीक है भाग रही है, ये शेर क्यों भाग रहा है? तो इसने सोचा है बकरियों को तो छोड़ दो, पहले ना शेर को पकड़ना। तो शेर के बच्चे, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसे पीछे भागा 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 और पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया तो वो शेर जो था जिसको पकड़ रखा था वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरे को मत खाओ। उसने कहा अरे बोला मैं तेरे को क्यों खाऊंगा, तू भी तो शेर है। नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं बकरी हूँ। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे 2 चमाट मारे और पकड़ के पास के तालाब में ले गया और वहां कहा कि देखो अपनी शक्ल देखो, मेरी शक्ल देखो। जैसे उसने अपनी शक्ल को प्रतिबिंब को पानी में देखा तो उसे ध्यान है शक्ल तो बराबर लगती है। तो थोड़ी देर में उस दूसरे शेर ने दहाड़ मारी, इसने भी दहाड़ मारने की कोशिश की और इसने भी दहाड़ दी और तब उसे ये ज्ञात हुआ कि मैं भी तो शेर हूँ। तो ऐसे ही समय के साथ हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारे अंदर का शेर ना वो जीवित तो होता है, लेकिन हमें बाहर से लगता है दुनिया देखते हुए कि शायद मर चुका है। लेकिन वो साथ वो जो शेर है, वो जो हमारी क्वालिटी है, हमारी जो इस संस्कृति की एक स्ट्रेंथ है, वो हम सबके अंदर है किसी न किसी रूप में। और उसको ये आजादी का अमृत महोत्सव हमें मौका देता है जगाने का, जागने का, कि भाई हम उसी मिट्टी के हैं जिस मिट्टी ने पूरी दुनिया की महक कराई थी। चीन कहता था अपने इतिहासों में जो लिखता है कि भारत ने चीन के ऊपर 2000 साल राज्य किया, लेकिन एक भी सैनिक चीन में नहीं आया, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअलिटी ने उनके ऊपर राज्य किया। यहाँ के धर्म ने, यहाँ के प्रिंसिपल्स ने, यहाँ के थॉट प्रोसेस ने दुनिया के ऊपर राज्य किया। और वो थॉट प्रोसेस का डीएनए हम सब में है। हम भले ही किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म के अंदर किसी भी धर्म का परिपालन कर रहे हो, लेकिन मूलभूत रूप से वो जो संस्कृति का जो स्रोत है वो हम सबके अंदर है। तो ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है, ये हमें अवसर देता है खुद को, अपने बच्चों को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को ये याद दिलाएं कि हम कौन हैं, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम लोग इस आजादी को कैसे पाए हैं और आने वाले कुछ वर्षों में हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है।